नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, पीटीआई के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने आज मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राइट हैंड राना सनाउल्लाह को नाकू चने चबवा दिए। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। खोसा साहब जरा होशो हवास कायम करके बात करें। अपने अल्फाज पे जरा गौर कर रहे हैं कि आपने जो बात की है एक बार का ये भी आदाब के मुनाफी है। आपकी कम अज कम मुजेब नहीं देती है कि आप जैसा सीजनड आदमी, सीनियर आदमी और तदब्बर हौसला रखने वाला आदमी इस किस्म की बात करे। कोई खुदा का खौफ करे राना साहब। मैं तो खुद ये कहता हूं कि मंसूर अली शाह साहब ना करें ना करें ना करें ना करें। लेकिन जुडिशियल कमीशन में अफरीदी साहब के खिलाफ मुझे कोई प्रकाश नहीं है। अरे बाबा, कमीशन में पार्लियामेंट्री बहुत इंटेग्रिटी है, बहुत 5 बंदे पार्लियामेंट्री कमेटी है। राना साहब, बुशरा बीबी की रिहाई से ही सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। ये एक पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत है या कोई रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कोई अरेंजमेंट है? देखिए, इस पे मलिक साहब, अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो शायद मैं उससे आगाह नहीं हूँ। तो मेरा तो ख्याल है कि जिस किस्म के केसेस बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ थे तो 6-8 महीने का टाइम जो है वो काफ़ी सफिशेंट था। और उसके बाद एक जो रूटीन है उसमें भी बेल हो जाया करती है। इसमें मुझे कोई इस किस्म की डील जो है वो मैं तो नहीं देख रहा। और ख़ास तौर पे अगर फिर डील की है तो क्या अदालत ने डील की है? तो हमारे साथ तो कोई ऐसा, गवर्नमेंट के साथ तो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। लतीफ़ खोसा साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए, काश के राना साहब अपने बाकी साथियों को भी बशमूल ख्वाजा आसिफ साहब, उनको भी ज़रा ये इसी तरह की बात ज़रा गुड़ती लगा दें, उनको भी समझा दें कि भाई ऐसे ही हर चीज़ पर तनकीद करना कोई मुनासिब नहीं होता है। और हुकूमतें हमेशा टेम्परेचर को ठंडा करती हैं, ये नहीं है कि फ्लैगरेट करती हैं। ये तो इश्तियाल दिलाने वाली बात होती है। देखिए, मैं तो समझता हूँ, मैंने राना साहब की जब इनकी जो है इनको गिरफ़्तार किया गया था, मैंने उसकी भी मज़म्मत की थी और बड़ी शिद्दत से इनको पता है। तो देखें, हक को हक कहना और सच को सच कहना, ये मैं समझता हूँ बड़ा लाजिम है। जो है फिर बुशरा बीबी की तो रिहाई हो गई जी, लेकिन इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो आपकी खुश उम्मीदी, मैं कहूँगा कि नवंबर में जैसे ही ट्रंप का इलेक्शन होना है, पता नहीं ट्रंप ने जीतना या हारना, साथ ही इमरान खान ने रिहा हो जाना है। देखिए, ये भी जिस तरह राना साहब ने कहा, 1.5 साल से यार, 1.5 साल से इमरान खान अंदर है। कोई कत्ल का केस है कि सजाए मौत उसमें होनी है कि उसको जो है इतना पाबा सलासल रखा हुआ है? आप ज़रा देखें तो सही, जिस तरह इन्होंने कहा किसी में 6 महीने होती है, किसी में 9 महीने होती है, किसी में साल होती है। तो ये स्टैट्यूटरी पीरियड भी गुजर चुका है। तो इसलिए मुझे कोई ऐसा वो यानी कोई तजब्जब नहीं है ये कहने में कि मैं वसूख से कह सकता हूँ कि नवंबर में इंशाल्लाह खान साहब बाहर आएंगे और अपने मेरिट पर आएंगे और अदालती जो है ड्यू प्रोसेस के तहत आएंगे। राना साहब से इसके ऊपर मैं जवाब चाहूँगा। राना साहब, अगर बुशरा बीबी की रिहाई दुरुस्त है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ है, तो क्या ऐसे ही ड्यू प्रोसेस के तहत इमरान खान की भी नवंबर में रिहाई हो जानी चाहिए? जी देखें, अगर अदालती फ़ैसला जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होता है तो मैं समझता हूँ कि बग़ैर किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के ये कह देना कि जी अदालत का फ़ैसला किसी डील के नतीजे में हुआ, तो सबसे पहले तो अदालत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने वाली बात है। और जिस तरह से बुशरा बीबी के फ़ैसले को पीटीआई वेलकम कर रही है, तो वो भी जो फ़ैसला हो, वो हक़ में हो या ख़िलाफ़ हो, उस फैसले को भी जो है वो वेलकम करना चाहिए। जब अदालत का फ़ैसला ख़िलाफ़ हो तो अदालत को बुरा कहना अगर लाजम है तो अच्छा हो तो फिर अच्छा कहना भी जो है वो बनता है। लेकिन दूसरी जो बात की है खोसा साहब ने कि जी जिस तरीके से ट्रंप का हुक्म अगर आएगा तो कैसे नहीं माना जाएगा, मैं समझता हूँ कि ट्रंप के हुक्म से अगर रिहाई लेनी है तो उससे तो फिर जेल में रहना बेहतर है ट्रंप के हुक्म पे रिहाई लेने से। तो फिर अगर ट्रंप के हुक्म पे रिहाई लेनी है तो फिर 1.5 साल जेल में रहने की क्या ज़रूरत थी फिर? सर, ट्रंप का दबाव आना है आपके ऊपर अगर वो जीत जाएंगे। मैं राना साहब आपको बता रहा हूँ, खोसा साहब की जो उम्मीद लगी है ना वाशिंगटन के नताइज के साथ, उसको नज़रअंदाज मत करिएगा।
बड़ी बदकिस्मती होगी इनके लिए अगर ट्रंप का हुक्म इनके हक में आए तो। हमें छुट्टी की जाती है, डोनाल्ड लू के अगर कहने पर, हुक्म पर हमें भेजा जाता है घर, और हम हेनरी किसिंगर के कहने पर अगर फांसी लगा सकते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिसका 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जाके इंसाफ किया, तो मुझे बताएं क्या ये दुरुस्त नहीं है? वो ज़रा पढ़ें इकोनॉमिक हिटमैन जो किताब है जो उनके ऑपरेटर ने एक लिखी है CIA के, वो पढ़ें किस तरीके से मुदाखलत होती है, और माशाल्लाह ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ स्पेसिफिकली खुसूसी तौर पर किस तरह एलिमिनेट करते हैं इनके क़यादतों को, और किस तरह फिर जो नहीं मानते तो क्या करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई अच्छी बात है, हमने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, एब्सोल्युटली नॉट कह के भी आपने रातें उधर ही रखे हैं यस कराने के लिए। कई चीज़ें लिख देते हैं, बयान भी लोग देते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये मुतनाज़िया हैं। ये डोनाल्ड लू वाली बात जो आपने बनाई हुई है, इस बात में भी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन वो आपका एक सियासी बयानिया है, कोई मुतनाज़ा नहीं है। नो नहीं, लू को तो फरिश्तों को भी नहीं पता राना साहब कि आपकी हुकूमत को उसने जो है वो गिराया, उसने 10 मरतबा उसकी तरदीद की है। अमेरिकन के जो फॉरेन डिप्लोमेट हैं उन्होंने तरदीद किया। राना साहब शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के दौरानिए में आपने कहा, जो कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसमें भी सारी चीज़ वाज़ेह थी। ये तो आपने एक सियासी स्टंट जिसे कहते हैं ना, वो आपने खेला था, अब उसको आप बार बार जो है वो दोहराए जा रहे हैं। ये वही है ना, वो अपना जिसके ऊपर इमरान खान साहब की ख़ुद वो ऑडियो मौजूद है कि अब हमने इसके ऊपर खेलना है। ये तो आपका खेल था जो आपने डोनाल्ड लू के नाम पे खेला। राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त के सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स का, जो अमेरिकी सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स का, वो वैंस पता नहीं क्या उनका नाम था, उनका ख़त था लहराया अमेरिकन सेंटर के बाद। उसके बाद जो कुछ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है। तो अभी भी नाम अमेरिका का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे नहीं पता डोनाल्ड लू ने किसको क्या बोला था, लेकिन डोनाल्ड लू का तज़किरा और उसके ऊपर सियासत पाकिस्तान में 2 साल में आग लगाने के लिए काफ़ी थी, जो कुछ तबाही हुई है। अभी क्या होगा, नवंबर के नताइज के बाद क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल कि नवंबर के नताइज जो हैं वो पाकिस्तान के हालात के ऊपर जिस तरह से ये बात की जा रही है इस तरह से असरअंदाज होंगे। मैं तो इसको ऐसे नहीं देखता। आपको जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, आपको मुबारक हो, आप उसकी कामयाबी के लिए दुआ करें। तो ट्रंप जो है वो आपके लिए आगे आसानियाँ पैदा करें। आपको मुबारक हो डोनाल्ड ट्रंप का। चले आपने तो अंडर सेक्रेटरी के कहने पे किया, रहनुमाओं के लिए पावर के आप दोनों रहनुमाओं के लिए कि आप ज़्यादा इतनी उम्मीदें वाशिंगटन में किसी के भी सदर मुंतखब होने पे मत लगाएं। वाशिंगटन की जो पॉलिसी पाकिस्तान या इस खित्ते के हवाले से है, इंडिया को सामने रखते हुए, उसमें इतनी बड़ी चेंज नहीं आएगी कि वो रातों रात पूरे खित्ते के लिए पॉलिसी बदल जाए। इसलिए पाकिस्तानी सियासत पर फोकस रखें, सियासत को कैसे बेहतर करना और पार्लियामेंट को कैसे मजबूत करना, अदलिया को कैसे ठीक करना। ये खोसा साहब आपने अभी जजेस के फैसलों का और अदालत की, वो जो जजेस की हमारी जुडिशरी की रैंकिंग है उसका तज़किरा किया। नवाज शरीफ केस में जो फैसला था वो भी अदलिया ने किया था और वो एक फ़िक्स्ड मैच था, और इमरान खान को सादिक और अमीन करार देना वो भी एक फ़िक्स्ड मैच था। ये इन तमाम फैसलों के होते हुए आप कहते हैं कि अदालत ने ही फैसला किया, तो अदालत से वो फैसले हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला भी किसी अदालत ने किया, वो भी फ़िक्स्ड मैच था। तो आप इसको नज़रअंदाज मत करिए कि हमारी अदालतों से ये फैसले हुए हैं। तो इमरान खान के लिए कोई एडवर्स डिसीजन आ जाए और खोसा साहब उस पर इतराज़ करें तो वो ऐसी आपको चीज़ नहीं होगी जो अनहोनी होगी चीज़। देखिए मलिक साहब, ये हमारी बदकिस्मती है और ऐसे फ़ैसले जो है वो मौजूद हैं कि जिनके मतलब बड़ी आसानी से, जिस तरह से आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये फ़िक्स मैच था या फ़ैसला था, और इसमें यहाँ तक भी जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट से फैसले हुए हैं कि आमरों को संद जवाज़ दी जाती रही है और बग़ैर मांगे आइन को अमेंड करने का जो है वो इख्तियार दिया गया है। और यहाँ पे आइन को जो है वो पॉलिटिकल हालात और सोच के ताबे जो है वो आइन को रीराइट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें होती रही हैं।
यही वजह है कि ये फिर माहौल बना और अब इसमें जो 26वीं तरमीम हुई है तो उसमें एक ऐसा बैलेंस जो है वो लाने की कोशिश की गई है कि वहाँ पे जो है वो अब जुडिशरी का भी एक एक तरफ़ा इख्तियार ना हो और एग्जेक्टिव का भी जो है वो एक तरफ़ा इख्तियार ना हो, एक बैलेंस हो और उस बैलेंस के तहत जो है वो जुडिशरी जो है एक अपने मामलात को लेके जो है वो सही चले। सर आप अगर ये बैलेंस कह रहे हैं राना साहब, तो इस बैलेंस को, इस तवाज़ुन को बिगाड़ने के लिए आपने ये बयान क्यों दिया कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह भी ना बैठे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी ना बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में, जस्टिस मुनीब अख्तर भी ना बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में? दोनों मुतनाज़ा जजेस हैं, दोनों सीनियर मोस्ट जजेस हैं और बाई एनी प्रोबेबिलिटी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेड करते होना चाहिए। नहीं देखें, मामला ये है मलिक साहब, बिल्कुल ये किसी ने नहीं कहा, ना मैंने कहा कि वो नहीं बैठ सकते। राना साहब आप ही का बयान है। ये सुन लें, नहीं सुन लें, मेरा बयान है। देखें मैंने ये अर्ज़ किया है कि जुडिशल कमीशन का इख्तियार है, जुडिशल कमीशन जो है वो फ़ैसला करके मंसूर अली शाह साहब को बैठाए, मुनीब अख्तर साहब को बैठाए, वो चीफ़ जस्टिस साहब को मुकर्रर कर दे, कोई इसमें कदगन नहीं है, कोई इसमें रुकावट नहीं है। लेकिन मेरी ये ज़ाती राय है कि हमारे वो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो यानी रीसेंट पास्ट में जो एक ग्रुपिंग हुई है और उस ग्रुपिंग में जिस तरह से एक दूसरे को एक्सपोज किया गया, जिस तरह से एक दूसरे को ख़त लिखे गए, और मलिक साहब उन खतूत में आपने पढ़ा होगा जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मेरी ये राय है कि वो जज साहबान जो इस ग्रुपिंग को और इस माहौल में एक लीडिंग किरदार में रहे हैं, उनमें से अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जज अगर बनेगा तो उससे फिर ये माहौल जो है ये कंटिन्यू करेगा। तो बेहतरी है कि इंस्टीट्यूशन भी जो है भाई सूरत हाल से बाहर निकले और आम मीडिया में भी अदरवाइज़ भी तबसरों से जो है वो खलासी हो कि उनमें से कोई जज जो है वो ना बने। मैंने ये उम्मीद का इज़हार किया है कि शायद जो जज साहबान इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे हैं वो ख़ुद भी पसंद नहीं करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बने या उसके सरबराह बने। लतीफ़ खोसा साहब, जुडिशल कमीशन बनाता है तो बना सकता है, कोई रोक नहीं सकता। लतीफ़ खोसा साहब, जो दो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह हाईली रिस्पेक्टेबल जज हैं और पूरी दुनिया में उनकी इज़्ज़त है, नेक नामी है उनकी, लेकिन मौजूदा हुकूमत काजी फ़ायज़ ईसा के करीब थी ज़हनी तौर पर और मंसूर अली शाह से थोड़ी ख़ाइफ थी और अभी भी वो खौफ मौजूद नज़र आता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के मामले के अंदर एक तनाज़ा होगा अगर मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर की मुखालफत की जाती है, क्या बनेगा वहाँ पर? देखिए, जिनको ये चाहते हैं और जो मुला दे रहे हैं, अगर उस फार्मूला पर लें तो फिर इनके जजेस तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। जिन्होंने ये कहा कि इन 8 जजेस का फैसला मत माना जाए, ना माना जाए, यानी ये कभी सुना है कि माइनॉरिटी वाले जजेस अपनी राय तो वो देने में बिल्कुल हक बजानिब हैं, जो मर्जी राय दें, मगर क्या वो ये कह सकते हैं कि कोर्ट का जजमेंट जो है उसको जो है वो डिफाई किया जाए, उसको ना माना जाए? आर्टिकल 189, आर्टिकल 190 कहाँ गया, आर्टिकल 204 कहाँ गया, आर्टिकल 187 कहाँ गया? यानी उन्होंने तो हद कर दिए जिनको ये चाहते हैं कि वो हेड करें यानी आईनी बेंच का, तो फिर तो किसी को ना बनाए। देखें, मैं कहता हूँ मलिक साहब, पहले 5 सीनियर जजेस को बना दें ताकि ये झगड़ा ही ख़त्म हो जाए, ताकि किसी का कोई जो है ग्रीवेंस ना हो और किसी की चॉइस भी ना हो। अगर इन्होंने ये काम किया तो फिर जाहिर है फिर हम तो वकला जो है वो एहतजाज करेंगे और फिर सियासी जो है जमातें वो भी ऑपोजिशन वाले समझेंगे कि ये टारगेट करने के लिए मनपसंद बेंच बनाई गई है। पहले ये क्या कहते थे कि जी ये बंदयाल साहब मनपसंद कर रहे हैं, हम कहते थे जी काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये जो है मनपसंद कर रहे हैं। बेंच देखकर हम फैसले बता देते थे कि फैसला क्या होने जा रहा है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है ट्रायल कोर्ट्स का, यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट या नायब अदालत का, वो तो आज आपने ऑब्जर्वेशन सुन ही ली है, हाई कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन आई हैं, उनको जिस तरह कंट्रोल किया गया, जिस तरह बैठ कर जो है फैसले राना सनाउल्लाह साहब, 5 सीनियर मोस्ट जजेस अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के तो केस सुनते हैं तो मसला हल नहीं हो जाता? इसमें तो चॉइस का, किसी का पसंद नापसंद का बहस ही खत्म हो जाएगी।
नहीं देखें इसमें जो है वो जुडिशल कमीशन जो है वो एम्पावर्ड एक बॉडी है जिसमें जुडिशरी मौजूद है, अपोजिशन मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, बार मौजूद है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है तो उसमें इस किस्म की पाबंदी जो है वो ज़ुबानी कलामी या किसी प्रोग्राम में बैठ के तो नहीं लगाई जा सकती। मैं समझता हूँ कि वो इस बारे में बेहतर फ़ैसला करेंगे। अब खोसा साहब ने जो बात की उन्होंने मेरी बात की तईद की है ना कि कुछ लोग जो है वो ग्रुपिंग में कुछ का हवाला मैंने दिया, कुछ की तरफ इन्होंने निशानदेही की। तो मैं समझता हूँ कि अगर इससे मुबर्रा जो है वो अगर बेंच बनेगा तो उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा लोगों का। और फिर आखिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं वो ऑल आर इक्वल, यानी जजेज जो हैं वो किसी से कोई छोटा बड़ा या कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं वो इक्वली जो है वो कम्पिटेंट भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं। तो उनमें से कोई भी 5 या 7 जजेस का जो बेंच बनेगा तो उनमें जो है वो जुडिशल कमीशन मैं समझता हूँ कि बेहतर फैसला करेगा। राना साहब, मुझे तो वैसे काफ़ी अभी अंदेशा है कि आपने ये जो बेंच की तश्कील में कमीशन का रोल रखा है ये सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा और इसको अदलिया की आज़ादी के मुनाफी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि बेंच बनाना कमीशन का काम नहीं है, ये तो अदलिया का काम है। अदलिया बैठ के फैसला करे कौन सा बेंच बैठेगा और केस सुनेगा। यानी वो एक ऐसा तैनाती में आपका इख्तियार है, केस सुनने में, बेंच चुनने में आपका इख्तियार नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि एक हुकूमत फरीक बन के किसी केस में जा रही हो और हुकूमत बैठ के वहाँ ये फैसला कर रही हो कि कौन सा जज और कौन सा बेंच ये केस सुनेगा, तो इसको मुदाखलत कंसिडर किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट इसको जाने देगी कि ठीक है? नहीं देखिए, ये तो 100% मुदाखलत है। राना साहब फरमा तो रहे हैं लेकिन इनको ये इदराक तो है, मुझे यकीन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में बेंचेस की तश्कील जो है ये इंटरनल सुप्रीम कोर्ट का मसला है। और ये रूल्स भी 1980 के ये सुप्रीम कोर्ट ये आइन ही के तहत जो है आइनी अख्तियारात के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बनाए थे। और अगर आप इसी तरह हर महकमे में फिर मुदाखलत करना शुरू कर दें तो फिर सारा कुछ ले ले पार्लियामेंट, फिर बाकी तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है अपना अपना तय इदारों के ऊपर ख़त्म हो जाए। और इसमें भी अगर देखें तो ये जो ज़्यादती की है, 8 बंदे अब इनके हैं जो जुडिशल कमीशन है, 8 हुकूमत के हैं। और हुकूमत के वहाँ जो है वो डिटो अंगूठा लगाते हैं, वहाँ कोई दलील नहीं होती है कोई। मैं तो उस कमेटी का जो पार्लिमानी कमेटी बराए तैनाती जजेज़ है वो उसका हिस्सा हूँ, था, या फिर जो पहले डिस्पेंसेशन जो 26वीं तरमीम से पहले थी। तो मैंने तो देखा है कि वो चारों के चारे जो है हुकूमती माशाल्लाह एक ही तरफ जाते थे और कोई दलील नहीं चलती थी। हम जितना कहते थे सीनियरिटी के प्रिंसिपल को खुदारा बताएं तो सही, आप सीनियर को क्यों सुपरसीड कर रहे हैं? ये है कि हम अपनी जो है वो बात को साबित करने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि हकायक को भी जो है जुटला देते हैं। खोसा साहब मुझे साबित कर दें कि 8 मेंबर जो हैं वो जुडिशल कमीशन में हुकूमत के हैं, तो चलिए मैं आपकी और जुडिशल कमीशन में 6 कर लेता हूँ। अरे बाबा, आपने याया अफरीदी साहब को बनाया। मुझे एक वजह बता दें। 8 बंदे साबित कर मंसूर अली शाह, नहीं यार सुन तो लो, मंसूर अली शाह साहब की एक नक्स बता दें। उनकी जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है। ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट जज ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनली ग्लोबली यू कैन कंपीट हिम विद एनीवन इन द वर्ल्ड। और मुनीब अख्तर जो है वो थिंकिंग जज, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंस। सर ना करें। अब आप ठीक है, अफरीदी साहब के खिलाफ मुझे कोई प्रकाश नहीं है। अरे बाबा, पार्लियामेंट्री बहुत इंटेग्रिटी है, बहुत 5 बंदे पार्लियामेंट्री कमेटी है, कि जिसने जस्टिस याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया, उसमें तो 8 अपने अल्फाज पे जरा गौर कर लें कि आपने जो बात की है ये भी आदाब के मुनाफी है। आपकी कम अज कम मुजेब नहीं देती है कि आप जैसा सीजनड आदमी, सीनियर आदमी और तदब्बर हौसला रखने वाला आदमी इस किस्म की बात करे। कोई खुदा का खौफ करे। राना साहब, नाज़रीन आपने वीडियो मुलादा फरमाई है। नाज़रीन, अगर मुस्लिम लीग नवाज के पास में होता तो ये बुशरा बीबी को भी रिहा ना होने देते।
नाजरीन इनका बस चले तो ये इमरान खान को कभी भी रिहा ना होने दें। नाजरीन इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है पूरी कौम जानती है ये किन किताबें और कौन इसके पीछे हैं और ये क्या करवाना चाहते हैं। नाजरीन इस वक्त जो वक्ती हुकूमत है ये तो सिर्फ इक़्तिदार की भूखे इक़्तिदार चाहती है, इसके अलावा इनको तो कुछ नहीं चाहिए, अवाम जाए बाढ़ में। नाजरीन इनका सिर्फ एक ही काम है कि इमरान खान को दबोच कर रखना और ज़ोर ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पर इस पार्टी को हमने किसी तरह ख़त्म करना है। नाजरीन इसके अलावा इनका कोई भी मंशूर नहीं है। और नाजरीन आपने पूरी वीडियो में देखा है कि राना सनाउल्लाह मुसलसल झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है। नाजरीन एक भी बात इसने हकीकत पर मबनी नहीं की। और नाजरीन इस तरह के सीनियर सियासतदानों को इस तरह की ज़ुबान क्या ज़ेब देती है, जिस तरह ये लतीफ़ खोसा को कह रहा है कि अपने हवास ठीक करके बात करो। नाजरीन जब इस तरह के सियासतदान होंगे तो इस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। नाजरीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए। अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।